देखो इसमें दिया है एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दी है कोई भाज्य संख्या है। अब देखो भाज्य संख्या तो हमें पता होनी चाहिए ना क्या होती है। अब देखो भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे भी दोबारा बता देता हूँ। देखो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको कहते हैं भाज्य संख्या, और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अब वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक और दूसरा होता है खुदव संख्या। इतनी चीज़ें तो आपको इसमें पता होंगी। अब जैसे कोई भाज्य संख्या मैंने ले ली, मान लीजिए मैंने ले लिया 8। अब क्योंकि 8 के कितने गुणनखंड हैं, एक तो है एक, एक है 2, एक है 4 और एक है 8। तो 8 के 4 गुणनखंड हैं, तो आपको दिख रहा होगा 2 से अधिक है ना, इसीलिए 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 8 है उसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। देखो एक तो लिख सकते हैं 1 गुणा 8, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। एक लिख सकते हैं 2 गुणा 4, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। अब वैसे ही अगर मैं एक अभाज्य संख्या लिखूँ, जैसे अभाज्य संख्या मैंने लिख दी 5। अब 5 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, देखो केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो होगा 1 और दूसरा होगा खुदव संख्या, मतलब एक तो होगा 1 और दूसरा होगा 5। तो इसका मतलब 1 गुणा 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के ये दोनों, अभाज्य अगर संख्या के ये दोनों गुणनखंड, मतलब ये वाला गुणनखंड अभाज्य संख्या का हो रहा है, तो भाज्य संख्या का ये वाला गुणनखंड हम नहीं लेते हैं। ये वाला गुणनखंड नहीं लेने का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक तो 1 है, एक 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो 1 होगा और दूसरा होगा खुदव संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो भाज्य संख्या होती है उसका 1 हो गया, और खुदव संख्या का गुणनखंड हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। मतलब ये वाला गुणनखंड आपको दिख रहा होगा, इसमें एक तो 1 आ रहा है, दूसरा खुदव संख्या आ रहा है। जैसे कोई भी दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 12। अब 12 को मैं एक लिख सकता हूँ 1 गुणा 12, तब भी हमारे पास 12 आएगा, ठीक है। एक लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 6, तब भी 12 आएगा। वैसे ही लिख सकते हैं 3 गुणा 4, तब भी हमारे पास 12 आएगा। अब क्योंकि क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, इसीलिए ये वाला गुणनखंड हम नहीं लेते हैं, बाकी हम कोई भी ले सकते हैं। अब देखो इसमें संख्या कौन सी है, एक तो है 1 और दूसरी है खुदव संख्या। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, 1 वो खुदव संख्या नहीं होगी, बाकी सारे गुणनखंड जितने भी होंगे, मतलब 2 गुणनखंड आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इन सबको हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, इन सबको सम्मिलित कर सकते हैं, सॉरी, इन सबको सम्मिलित करेंगे, केवल इन दोनों को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, और इसके हमें क्या भी निकालना है, देखो अभाज्य गुणनखंड भी निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, हम एक बॉक्स बना देंगे जिसमें हम 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। देखो ये होगी 4 अंकों की संख्या। अब क्योंकि इसमें दिया है सबसे बड़ी संख्या, अब देखो कोई भी संख्या किन से मिलकर बनी होती है, अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, केवल इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। अब देखो इसमें दिया है सबसे बड़ी संख्या, तो अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो जो सबसे बड़ा अंक है ना, इसमें सबसे बड़ा अंक आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे भी अगर मैं 9 लेता हूँ, यहाँ पे भी 9 लेता हूँ, यहाँ पे भी 9 लेता हूँ, यहाँ पे भी 9 लेता हूँ, तो ये हो जाएगी कितनी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप चेक करके देख सकते हैं, इससे बड़ी कुछ भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा अंक ही 9 है, उसी से मिलकर ये संख्या बनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने ले ली ये वाली। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे, देखो ये लॉसो और मौसो, लॉसो और मौसो में जो चीज़ हम करेंगे ना, वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको ढंग से समझना है, ये आपके लॉसो और मौसो जब हम करेंगे ना तो वहाँ पे भी काम आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग करते हैं, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 का भाग करेंगे तो देखो इसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 2 का भाग जाने के लिए पहली संख्या देखते हैं। अब पहली संख्या 9 है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 3 से चेक करते हैं, तो देखो सब में 9 9 है, तो 9 9 18 9 27 और 9 ये हो जाएगा 36। अब देखो 3 के लिए ये करते हैं ना, इनके अंकों को जोड़ते हैं, तो 36 आ रहा है, तो इसका मतलब देखो 36 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे लिख दो 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भाग करके देख लो। 3 का भाग करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना होगा, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से इस पल मिल रहा है, फिर 9 उतारेंगे तो दोबारा 3 तिया 9, ठीक है। फिर 0 से इस पल मिल रहा है, दोबारा 9 उतारेंगे, फिर 3 तिया 9, ठीक है। अब देखो दोबारा 0 से इस पल और लास्ट में 9 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2
3 4। तो देखो जितनी बार पूरी बार भाग जाएगा उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों को गुणा करके यही हमें मिलता है। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। अब देखो 3 चले गया। अब दोबारा इसमें आपको दिख रहा होगा 3 3 3 3 आ रहा है, तो इनको जोड़ेंगे 3 और 3 6, 3 9 3 12। अब देखो 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो दोबारा क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग करेंगे। तो देखो कितनी बार जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार 3 है, इसमें 3 का भाग करना है तो एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3। फिर 0 से इस पर मिला, फिर दोबारा यहाँ पे 3 उतारेंगे तो यहाँ पे दोबारा एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 0, फिर 3 उतारेंगे दोबारा एक बार, तो 3 0 3 उतारेंगे यहाँ पे 1। मतलब एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। अब देखो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो अब 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये आ रहे हैं जोड़ के 4। अब 4 में अगर 3 का भाग करते हैं तो नहीं जाता है, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अब क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा था, तो 4 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। उसके बाद अब देखो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 का भाग नहीं जाने का मतलब 3 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, और साथ में 12 का भी नहीं जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, 12 14 16 अब किसी का भी नहीं जाएगा, ठीक है। 2 और 3 का नहीं जा रहा है, तो 2 और 3 हो गया। देखो 4 का तो जाएगा नहीं, फिर 5 का ट्राई करेंगे, तो 5 के लिए इकाई का अंक देखना होता है, तो 0 या 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 है, मतलब 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 का ऑलरेडी नहीं जा रहा था, अब 7 का चेक करेंगे, तो 7 का तो हमें भाग करके देखना होगा। 7 का भाग करेंगे हम इस संख्या में, तो देखो कितना हो जाएगा, 7 कम 7, फिर कितना होगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 4 होगा 41, 7 पंजा 35, 35 हो गया, फिर कितना बचा, 6 बचा 61 हो गया। तो देखो 61 में नहीं जाएगा, मतलब इस वाली संख्या में पूरी बार 7 का भाग भी नहीं जा रहा है। अब देखो 8 का भी नहीं जाएगा, फिर 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। अब 11 का चेक करके देखेंगे, तो 11 के लिए क्या करते हैं, इसके सम स्थानों को जोड़ते हैं, तो 1 और 1 ये आ रहा है 2, विषम स्थानों को जोड़ते हैं तो 1 और 1 ये भी आ रहा है 2, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0। देखो भाग जा रहा है 11 का, अब इसमें केवल 11 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे भाग करके देख लो, 1 2 3 4, तो 11 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 11 कम 11, फिर यहाँ पे 0 बचा, ठीक है। फिर 1 उतारेंगे, अब देखो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 उतारना पड़ेगा, पर उसके लिए यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, क्योंकि एक बार हमने 1 उतार दिया ना, फिर भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भी 0 लगाते हैं, और यहाँ पे जो संख्या है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11 0, मतलब इसमें अब 11 का भाग जाएगा, जो कि कितनी बार, 101 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो 101 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है, 101 में अब केवल 101 का ही भाग जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 101, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम ऐसे भाग करते जाते हैं। तो जो 999 है उसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। कौन कौन से हैं, एक तो है 3, दूसरा है 3, तीसरा 11 है, और अगला है 101। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देना, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे भाग कर देना। अब ये हमने ये वाला बना दिया, ये वाला फिगर मैन है, ठीक है, ये बना दिया, लास्ट में लिख देना इसके गुणनखंड ये वाले हो जाएंगे। तो यही हमारे आंसर हैं। देखो इसमें से आपको दिख रहा होगा सब अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, और 101 भी अभाज्य संख्या है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 3 3 11 और 101, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो जैसे हमने ऊपर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली थी ना, तो यहाँ पे 5 अंकों की अब देखो सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले 5 बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने बोला था ना कि संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है, ये जो अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक, इनसे मिलकर बनी होती है। अब जैसे ऊपर हम कर रहे थे कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो उसके लिए हम सबसे बड़ा नंबर ले रहे थे। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 0 लेंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे अगर मैं 0 लेता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये सब तो 0 0 हो जाएंगे, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब में तो 0 आएगा, बट यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। अब देखो 0 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, छोटी है जो, अगली संख्या 1 आती है, तो यहाँ पे 0 के बदले 1 ले लो। तो इसका मतलब ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000।
1 के आगे 4 जीरो, ठीक है। अब इसके भी हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर वाले प्रश्न में निकाले थे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो पहला अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 में देखो 2 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में जाएगा। तो यहाँ पे 2 का भाग करके देख लो, 1 के आगे 4 जीरो, देखो 5 बार जाएगा, 5 दूनी कितना होगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो ये हो गया, उसके बाद ये जो 3 जीरो हैं वो यहाँ पे उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी उतारेंगे इसको, यहाँ पे और कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी उतारने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोबारा इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 5000 है इसमें दोबारा 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1, ये 0 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो होने का मतलब 2 जीरो यहाँ पे उतारेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2500, ठीक है। किसका भाग जा रहा था, 2 का भाग, तो इन दोनों को गुणा करके ये मिल रहा है, ठीक है। अब देखो 2500 आ रहे हैं, तो 2500 में दोबारा 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 0 आ रहा है। तो 2500 में दोबारा 2 का भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 0, 5 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये 0 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 0, अब देखो खाली यहाँ पे 0 बचा तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब जब इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 के बराबर। अब ये हो गया। उसके बाद देखो 1250 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी दोबारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब दोबारा 2 का भाग जाएगा। तो 1250 कर दो, फिर इसमें 2 का भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 5 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1, अब यहाँ पे 0 बचा, 0 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो रहा है हमारे पास 625। तो कब हो रहा है, जब 2 का भाग करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 आ रहा है। अब देखो 5 में तो 2 का भाग नहीं जाता है, तो मतलब इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 के बाद क्या चेक करते हैं, 2 के बाद 3 चेक करते हैं। देखो 3 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसके अंकों को जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। तो देखो 13 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब 4 का भाग, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो 4 को चेक ही नहीं करेंगे। अब हम आएंगे 5 पे, 5 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे इकाई के अंक में 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 5 है, मतलब इसमें 5 का भाग चले जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 का भाग करके देख लो, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे होगा 1, 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 5 उतारेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5 पंजे 25। तो आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 125 आ रहा है। कब आ रहा है, जब हम इसमें 5 का भाग कर रहे हैं, या 5 गुणा 125 करेंगे तो ये आएगा। अब देखो दोबारा 5 आ रहा है, मतलब 125 में दोबारा किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर 2, 5 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पंजे 25, तो दोबारा 25 आएगा, तो 5 का भाग करेंगे तो 25, दोबारा देखो 25 का भाग आएगा, क्यों, क्योंकि 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आएगा, 5 पंजे 25 होता है, या 25 में ऐसे कर दो, 25 में 5 का भाग कर दो, तो दोबारा 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखो इतने सारे ये हो गए इसके, ठीक है। 10,000 को मैंने इतने सारे उसमें तोड़ दिया। तो आपको ये केवल भाग में आपको किसके लिए बता रहा हूँ, ये रफ काम है आपका, ठीक है। ये आपको फेयर में नहीं करना है, ये काले आपको रफ में ये चीज़ करनी है कि भाग कैसे जाएगा इसका। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो सबसे पहले आपको ये लिखना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिख दी, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखना 1000, हाँ 1000 है कि 10,000 है, सॉरी 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 बार इंटू 2 भी कितनी बार, 5 भी 1 2 3 4 बार है तो 1 2 3 4। तो देखो इसको हमने किसके गुणनखंड के रूप में लिख दिया, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो आपको दिख रहा होगा यही चीज़ हमें निकालनी थी। तो अभाज्य गुणनखंड देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो वही चीज़ आ रही है ना, 2 1 2 3 4 बार है, 5 भी 1 2 3 4 बार है। तो ये वाला भी हमारा आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो वो भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें दिया है 1729 के क्या निकालने हैं, सभी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के किए थे ना, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो 1729 के पहले अभाज्य गुणनखंड लिख दो। सबसे पहले किससे ट्राई करते हैं, 2 से। अब देखो यहाँ पे 9 है तो 2 का भाग तो 9 में नहीं जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी नहीं जाएगा। फिर 3 का चेक करेंगे तो 3 का भाग इसमें जाएगा क्या, देखो जोड़ के देख लो, 7
एक 8 और 2 10, 10 और 1 कितना 10 और 9 कितना होता है 19। अब देखो 19 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए इकाई के अंक में, जबकि यहाँ पे 9 है तो 5 का नहीं जाएगा, फिर 6 का भी नहीं जाएगा। अब देखो 7 का ट्राई करेंगे, तो 7 में मैं भाग करके देख लेता हूँ। 1729 ये है, 7 का भाग कर दो तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 3, 4 और 3 7, हाँ। फिर यहाँ पे हो जाएगा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28, 4 बचा, 9 उतारेंगे, 7 से तो 49। तो देखो 7 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जा रहा है, देखो 247 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 247। अब दोबारा ये जो संख्या 247 आ रही है ना, क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा था, तो इसमें भी चेक करेंगे 7 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये हो जाएगा 7 3 21, फिर कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, 37 हो गया। देखो इसमें 7 का भाग अब नहीं जा रहा है, अब 7 का नहीं जाएगा। फिर 8 देखो अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 का चेक करेंगे। अब 247 में 11 का भाग करके देख लो, तो 11 दूनी 22, ठीक है। फिर 2 बचा और यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 11 का भाग भी नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर 13 का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13। अब 13 का भाग करेंगे 247 में, देखो 13 कम 13, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, शेष कितना बचा, 4 में से 3 गया 1 और 1, ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 9 में 117 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो 13 का भाग इसमें पूरी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 19 बार पूरी बार जाएगा। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे 19 बार जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 19। अब हमें पता है 19 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब अब इसमें केवल 19 का ही भाग जा सकता है। तो जो 1729 है उसके मैंने गुणनखंड कर दिए कितने, 7 गुणा 13 गुणा 19। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, सबसे पहले तो इसके मुझे क्या निकालने थे, अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिए। तो आपको देखो ये तो रफ काम है, ये तो आपको नहीं करना है, ठीक है। फेयर में ये वाला तो नहीं होगा, केवल कौन सा होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। पहली चीज़ तो जो हमें इसमें दी थी वो हमने यहाँ पे निकाल दी। अब देखो आगे हमें क्या क्या दिया है, और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ये है, तो आरोही क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। दूसरी चीज़ भी होगी। अब आगे दिया है, अब दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में यदि कोई संबंध है तो वो भी लिखना है। तो अब देखो ये दो क्रमागत अभाज्य संख्या का मतलब इसके बाद ये वाली अभाज्य संख्या आ रही है और इसके बाद ये वाली अभाज्य संख्या आ रही है, तो इनके बीच में आपको दिख रहा होगा, देखो अगर मैं 13 में से 7 माइनस करता हूँ तो कितना आता है मुझे, मतलब क्या मिलता है मुझे, 6 मिलता है। वैसे अगर मैं 19 में से 13 को घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसके क्रमागत, यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो क्रमागत अभाज्य संख्याएं इसमें आ रही हैं, क्रम से आ रही हैं, पहले 7 फिर 13 फिर 19, तो क्रमागत अभाज्य संख्या जो आ रही है इनके मध्य में कितने का अंतर है, देखो माइनस का मतलब होता है अंतर, कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इनके बीच में एक संबंध निकालना था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गया।